नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज पूरा विश्व 3 दशक में पूरी टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये कितने सारे मीडिया। कुछ अच्छी भी चीज़ देते हैं, कुछ गलत भी होती है। मीडिया तो सही है, लेकिन उसमें लिखने वाले गलत उसका दुरुपयोग करते हैं, खासकर वो राजकीय लोग। चलो मैं उस दौर की बात करता हूँ कि इन गलत तथ्यों की वजह से भारत की राजनीति जो 1947 के बाद आज़ादी मिली, और वो आज़ादी के बाद के तथ्यों को गलत तरोड़ तोड़ फोड़ कर मरोड़ कर आज जो 1 दशक में भारत में, 3 दशक गुजरात में जो गलत हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जेपी आंदोलन, और जेपी आंदोलन के बाद जो आया अन्ना आंदोलन। चलो मैं उसकी एक अच्छी बात करता हूँ कि पहले मैं बात करता हूँ राजीव गांधी और वीपी सिंह। वीपी सिंह को राजीव गांधी ने 1984 में वित्त मंत्री बनाया। वो प्रणब मुखर्जी की जगह पर उन्होंने रेड राज चलाया। बड़े बिजनेस घरानों पर छापे मारे जो विवादास्पद रहा। फिर उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया 1987 की शुरुआत में। यहाँ उन्होंने कुछ डिफेंस डील जैसे HDW सबमरीन की जांच शुरू की, और फिर वह उसमें से बोफोर्स घोटाला अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया कि बोफोर्स कंपनी ने भारत को तोपें बेचते हुए रिश्वत दी। और वीपी सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे, लेकिन उन्होंने खुद बोफोर्स की जांच नहीं रोकी थी। राजीव गांधी ने बोफोर्स में मध्यस्थता के लिए इनकार कर दिया, लेकिन घोटाला कांग्रेस की छवि को बुरी तरह प्रभावित कर गया। वो बोफोर्स कितने सालों चला, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वीपी सिंह 1987 में कांग्रेस से अलग हो गए। एक महत्वाकांक्षी मानस। ये सत्ता ही ऐसी है जब चख जाता है इंसान, धन और सत्ता के लालसा में, जब उसको सब कुछ भुला देती है। बोफोर्स खबर ठीक उसी समय आई जिससे वीपी सिंह ने ईमानदार छवि मिली और राजीव की मिस्टर क्लीन इमेज धूल में मिल गई। जो राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की इमेज थी, वो बोफोर्स घोटाले के नाम पर बर्बाद कर दी, और वीपी सिंह को क्लीन ईमानदार की छवि में डाला गया। क्या ये संयोग था या टाइमिंग? इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। राजीव पर घोटाले के आरोप साबित नहीं हुए, कोर्ट ने बाद में क्लीन चिट दे दी, लेकिन राजनीतिक नुकसान बहुत हुआ। और वो शुरुआत झूठे आरोपों की शुरुआत हो गई उधर। जेपी की बात में करते हैं। यह दावा अतिरंजित है। भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत हमले, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रचार युद्ध स्वतंत्रता के बाद से चले आ रहे थे, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी, जयप्रकाश नारायण आंदोलन आदि में भी वीपी सिंह ने बोफोर्स को मुद्दा बनाया, लेकिन झूठे आरोप का जनक कहना सही नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा था। उन्होंने उन्हें तेज किया, और खासकर व्यक्तिगत स्तर पर। तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था।
प्रधानमंत्री काल, जब जब कोई, मैं उसके बाद में करता हूँ कि प्रधानमंत्री काल 1989, 1990, 1989 चुनाव कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई और जनता दल, वीपी सिंह प्लस बीजेपी और वामपंथियों के बाहरी समर्थन से सरकार बनी। यह गठबंधन राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। मंडल कमीशन 1980 में बनी रिपोर्ट को वीपी सिंह ने अगस्त 1999 में लागू किया और ओबीसी के लिए 27% सरकारी आरक्षण नौकरियों में कांग्रेस ने पहले इसे दबाया था, लेकिन विरोध भी किया। इसके बड़े पैमाने पर ऊपरी जातियों के युवाओं में विरोध हुआ और आत्मदाह तक के मामले बने। उसकी आग पूरे देश में फैल गई थी। यह कदम सामाजिक न्याय के नाम पर था, लेकिन आलोचक इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हुए, और इससे जाति आधारित राजनीति मजबूत हुई और उसमें से पैदा हुए कौन, लालू, मुलायम, नीतीश, वो राजकीय स्टेज ऊपर आ गए। जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, राजकीय परिवर्तन, और उसमें बीच में वो मायावती और उसका मुखिया उस वक़्त का, जिसने बाद में उसी को अपना लिया और सत्ता में आ गए। बीजेपी ने उसका पुरजोर विरोध किया और मंडल वर्सेस कमंडल की फिर राजनीति शुरू हो गई। राम मंदिर उसका जवाब था कमंडल का, और अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या पर तनाव बढ़ा और बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई 1990 में। आज का पूरा एपिसोड भारत की राजनीति के लिए है, किस तरह ये राजनीति बदल गई, झूठे आक्षेप की राजनीति, और पूरा जो भारतीय मानस वो राजनीति में आज वही सोच से अभी तक जी रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अन्य कदम जो हुए, अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 मरणोत्तर दिया, यह सही था, क्योंकि पहले नहीं दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर छुट्टी घोषित करने का दावा कुछ हद तक सही लगता है, जो तुष्टीकरण की आलोचना को जन्म देता है, और सरकार मात्र 11 महीने चली। अंदरूनी कलह, उसमें भी चंद्रशेखर थे, देवीलाल भी थे। जैसे थोड़े समय पर भारत की राजनीति में चंद्रशेखर भी आ गए, देवीलाल भी आ गए, देवगन भी आ गए, और क्या उसी वजह से क्या हुआ, वो वीपी सिंह ने जो सत्यानाश कर दिया देश का, राजकीय ध्रुवीकरण कर दिया, वो आज तक देश को भुगतना पड़ता है। कुछ हद तक मंडल ने जाति विभाजन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया है, इससे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। वो काशीराम भी उसकी उपज हो गई, और उसकी दूसरी उपज उसकी असिस्टेंस, आप जानते हो, जो आज सब कुछ कमा के बैठ गई है, कहीं नाम नहीं दिखता, कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सामाजिक तनाव भी बढ़ा। राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ, जिसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, और वीपी सिंह तब सत्ता में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेक्युलर स्टैंड लिया। पूरी तरह नहीं, आरक्षण की मांग पहले थी। मंडल रिपोर्ट 1980 की कांग्रेस ने 10 साल तक दबाया, और वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई, और बोफोर्स के बाद आई गठबंधन राजनीति की नींव पड़ी, जो आज भी जारी है। उन्होंने SC/ST अत्याचार निवारण कानून को मजबूत बनाया, और जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उसी परिणाम स्वरूप वो आप जानते हो कि नरसिंह राव सरकार आ गई। वो मिली जुली सरकार में किस तरह नरसिंह राव ने हालन डोलन सरकार को चलाया। तो
फिर क्या हुआ कि जनता दल बिखर गया, कूद गए नीतीश देवगौड़ा बीजेपी के साथ, लालू मुलायम कांग्रेस आरजेडी के साथ। आज राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, जबकि 1990 में कांग्रेस मंडल का विरोधी थी। बीजेपी तब मंडल का विरोध करती थी। आज विकास और तकनीक पर फोकस है। उसका सिर्फ विकास और तकनीक एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा है। बहुत सारे नारे मैं बाद में बताऊंगा कि राजनीति में विचारधारा और सत्ता का चक्र बदलता रहता है। तो वीपी सिंह का उसमें मूल्यांकन क्या होता है कि वीपी सिंह क्रांतिकारी नहीं बल्कि अवसरवादी और विघटनकारी नेता साबित हुए। उन्होंने हीरो बनकर शुरू किया, लेकिन अपनी सरकार को अंदरूनी और बाहरी विरोध से नहीं बचा सका। मंडल ने ओबीसी को राजनीतिक आवाज दी, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जातिवाद को और गहरा किया। बॉफर्स ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन झूठे आरोपों की शुरुआत नहीं की, वह तो पहले से था। और भारतीय राजनीति में कोई एक व्यक्ति सबका जनक नहीं होता। इंदिरा, राजीव, वीपी, अडवाणी, सोनिया, मोदी सभी ने अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाई। और वो अवसरवादी राजनीति, जो राजनीति में सिर्फ गलत आक्षेप करके भाग जाना, उसका जन्म हुआ। जो आज की जाति वर्सेस हिंदुत्व, क्षेत्रीय दलों का खेल और सत्ता के चक्कर उसी दौर की एक देन है। कोयला घोटाला नहीं, कोलगेट भी कहा कि भयानक साजिश। दिल्ली कोर्ट ने बांदर कोल ब्लॉक केस में सीबीआई के दिया करारा झटका, एक भी सबूत नहीं, सारे आरोप फर्जी, सभी आरोपी। और अब थोड़ा पीछे चलकर हम देखते हैं 2012-13 का जो वो जहर भरा माहौल याद कीजिए, जब हर रोज टीवी पर नया घोटाला, नया स्कैम, नया आरोप। वो कॉल ब्लॉक आवंटन, वो आरटीआई जिस डॉक्टर मनमोहन ने लाया, वही उसकी कब्र बन गया। जैसे राजीव गांधी, जिन्होंने 21 से 18 की आयु की, वो कांग्रेस के लिए उसको हराने वाला हथियार बन गया। ऐसे जब जिस राजकीय पक्ष ने, जिस नेता ने सुधार की बात की, लोगों भी काम करने की बात की, जैसे आरटीआई, मनरेगा, वो सब ने कांग्रेस की कब्र खोद दी। अगर वो आरटीआई नहीं होती तो ये गलत आक्षेप नहीं लगा, स्कैम के अलग और आरोप नहीं लगता, तो कॉल ब्लॉक आवंटन, 2G, CAG, सब कोलगेट का वो शब्द जो पूरे देश में आग की तरह है। और CAG की रिपोर्ट को हवा दी गई। मीडिया ने दिन रात चीख चीख कर प्रचार किया। अन्ना हजारे से लेकर केजरीवाल तक का इंडिया अगस्त करप्शन का तमाशा हुआ। वो भी इन लोगों को बीजेपी, आरएसएस और सब फंड करने वाले लोगों ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार का एक साधन बना लिया। और मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार का ऐसा ठप्पा लगाया गया कि जनता को लगने लगा कि पूरा देश लूट रहा है, सत्ता में बैठे लोग चोर हैं। और देश के अंदर और शायद बाहर से भी एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा था, सरकार वो बदनाम करो, कमज़ोर करो और बदल लो। और ये लोग कामयाब भी हो गए। 2014 में सरकार बदल गई, लेकिन अब 2026 में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है कि उसी बंदर कॉल ब्लॉक केस, जिसने कॉलगेट शब्द की शुरुआत की, दिल्ली कोर्ट ने साफ साफ कहा, सीबीआई ने डायरेक्ट सबूत पेश किया, न इनडायरेक्ट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित करने के लिए जरा भी एविडेंस नहीं है। सीबीआई पूरी तरह फेल और सभी आरोपी बरी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोलगेट हो, 2G हो या दूसरे सारे बड़े बड़े केस, एक एक करके कोर्ट इनमें सबूतों की कमी बता चुके हैं। और आरोप तो लगाए गए थे, लेकिन सबूत शून्य। और 2014 से पहले जो कुछ चल रहा था, जो मध्यरात ने विरोध नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, और सरकार को गिराने का, कांग्रेस की छवि खराब करने का और सत्ता हथियाने का एक सुनियोजित खेल था, अब वो खेल
उखड़ रहा है। कोलगेट घोटाला नहीं था, कोलगेट साजिश थी और ये साजिश अब खुद अपनी पोल खोल रही है। जिसने भी इस खेल में हिस्सा लिया वो आज चुप है, लेकिन इतिहास गवाह है कि झूठ कितना भी बड़ा हो, आखिरकार सच सामने ही आ रहा है। जिन लोगों ने उस वक्त सत्ता में आने के पहले कहा था कि पेट्रोल का भाव, डीजल, डॉलर का भाव 40-50 रुपया हो जाएगा, जिन लोगों ने कहा था कि ब्लैक मनी वापिस आएगा, वो लोग बहुमत के साथ सत्ता में आकर देश की लोकशाही को इस तरह ख़त्म कर दी गई है कि शायद आने वाला कल की राजनीति में कोई भी पक्ष सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही नक्की कर सकेगा किसको जिताना किसको नहीं जिताना। जब जुडिशरी, मीडिया, MP MLA बिकाऊ हो जाए, जब देश में सरकारी संस्थानें बिक जाए, तब देश की लोकशाही कभी बच नहीं सकती है। यही आज का बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज मैं आपको यही पैगाम देता हूँ कि अगर देश को बचाना है तो युवाजन को समझना होगा कि ये गलत रास्तों से, गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता रही है तो आपको नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से सीखना चाहिए। यही आज का पैगाम।